हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम गॉस लॉ की जन्म कुंडली देखने वाले हैं। जन्म कुंडली से मतलब कि ये गॉस लॉ फिजिक्स में क्यों आया था, किसने दिया था, क्यों दिया था, क्या वजह थी इसके आने की, इन सब चीजों की हम कुंडली खोलेंगे गॉस लॉ की। बच्चों, मैं आपको पढ़ाने को डायरेक्ट गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब चीजें डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव आपको ये चीजें डायरेक्ट पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी। इस कंटेंट के साथ बहुत से आपको बताने वाले मिल जाएंगे। मेरा यूट्यूब पर आने का मोटिव कुछ अलग है। मैं आपको फिजिक्स की डीप इनसाइट देना चाहता हूं। मैं आपको वो सोच देना चाहता हूं जो कहते हैं ना, थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट एंड फील द फिजिक्स। जब तक वो फिजिसिस्ट वाली जो थिंकिंग है, जब तक वो क्रिएट ना हो पाए फिजिक्स पढ़ने के दौरान, तो समझिए कि आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। और जब तक फिजिक्स को फील ना करें आप, तो समझिए कि आपने जस्ट फिजिक्स को पढ़ा है, आपने फिजिक्स को महसूस नहीं किया है। तो मैं यहाँ हूँ आपके पास, आपके साथ फिजिक्स को फील कराने के लिए और हाउ टू थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, वो आपको थिंकिंग देने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। आज गॉस लॉ आपकी ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है, ये क्यों आया था, क्या वजह थी, किसने दिया था, कैसे दिया था, वो सब क्लियर कर दूंगा मैं आपका। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा गॉस लॉ की जन्म कुंडली। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, या यूं कहिए कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ दो चार्जेज के बीच कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्सन है वो हमें बताता है, और उस फोर्स को वो मेजर करता है आपका कैसे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते आ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू था आपका F अपॉन Q नॉट। ठीक है। अब बच्चों, हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने एक डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एंड मेनी मोर। तो हमने वहां पर क्या, जब हम किसी भी चार्ज का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हमें वहां एफ निकालना पड़ता था। ठीक है। जैसे हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था 1/4πε0 Q/r²। तो हमने वो फॉर्मूला कैसे निकाला था, पहले हमने एफ की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 Q0/r², फिर उसको हमने इसमें रख दिया था, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया था और हमारे पास पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया था। ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, तो ऑब्वियस ही बात है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पढ़ा। तो बोला कि अच्छा ये बताओ फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, आप करते क्या हो उससे। तो आप हो सकता है फॉर ए मूवमेंट सोच में पड़ जाए, तो आपको सोच में नहीं पढ़ना है। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है। आप किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आपको F की जरूरत पड़ेगी, और वो F आपको कौन देगा, कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों, इन वन लाइन अगर आप समराइज करें, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो वी हैव टू अप्लाई कूलॉम्स लॉ। क्लियर। तो ये तो कहानी थी हमारी कूलॉम्स लॉ की। अब बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। और मैंने गॉस लॉ के आगे बच्चों लिख रखा है कि गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। और वो क्वेश्चन क्या था बच्चे का कि व्हाई डू वी नीड, बोला सर व्हाई डू वी नीड गॉस लॉ इफ कूलॉम्स लॉ इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर एनी अरेंजमेंट ऑफ चार्ज।
थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट मेरे बच्चों एंड फील द फिजिक्स। दिमाग को ब्रॉड करके बैठा कीजिए, दिमाग को ना ये लेकर बैठा कीजिए कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ने वाला हूं, आज इस टॉपिक के बारे में मुझे एवरीथिंग एल्स, क्या क्यों कब कैसे कहाँ, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब लेने हैं। फिजिक्स पढ़ने का मजा देखिएगा आप, फिर क्या मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो क्वेश्चन उसने अच्छा किया। क्यों? बोला कि सर जब ऑलरेडी हमारे पास कूलॉम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, देन व्हाई डू वी नीड गॉस लॉ। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है उसका भाई, है ना। तो अब साहब, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या जवाब दिया होगा। तो मैंने जवाब दिया कि बच्चे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप लोगों ने, बहुत पुराना फ्रेज है ये कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। तो वो बच्चा थोड़ा सा मतलब क्यूरियस हुआ, उसे लगा कि यार सर कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। मैंने क्या जवाब दिया बच्चों से? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आवश्यकता ही जननी रही है। जब जब इंसान को किसी चीज की आवश्यकता हुई है तो कोई नई चीज बनी है। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कोई तो नेसेसिटी रही होगी जिसकी वजह से ये गॉस लॉ आया होगा। तो बच्चों, मैं जो कह रहा हूं ना कि आज हम गॉस लॉ की जन्म कुंडली, आज हम गॉस लॉ की जन्म कुंडली पढ़ने वाले हैं कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, किसने दिया, ये सब आज आपको पता चलने वाला है। तो बच्चों, अब मेरे पास, मैं जो है अब इस चीज को आपको बताने वाला हूं कि अब अगर हमारे पास कूलॉम्स लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि काम वो भी वही कर रहा है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी थॉट देता हूं कि बच्चों, ब्रेक, एक हाइड्रोलिक ब्रेक होती है और एक मैकेनिकल ब्रेक होती है। ठीक है, जैसे एक साइकिल वाली ब्रेक है, साइकिल जो बाइसिकल आप चलाते हैं, साइकिल वाली ब्रेक है। और हाइड्रोलिक ब्रेक जो आजकल गाड़ियों में आ रही है ना, जो कार वगैरह होती हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक आती है। अब बच्चों आप खुद सोचिए, हाइड्रोलिक ब्रेक आसानी से काम करती है या मैकेनिकल ब्रेक आसानी से काम करती है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, आप सोच रहे हो, जवाब आपके पास है कि जो कार की ब्रेक होती है, आजकल जो कार आ रही है, हल्का सा आप लीवर को दबाइए, जो ब्रेक लीवर होता है, और गाड़ी वहीं की वहीं जाम हो जाती है, रुक जाती है ना। तो साइकिल की जो ब्रेक है, आपको ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और फिर भी काम उतना अच्छा नहीं होता है। वन मोर एग्जांपल, जैसे डिस्क ब्रेक होती है आजकल, अच्छी जो स्पोर्ट्स बाइक है उनमें आपकी डिस्क ब्रेक आ रही है ना। रॉयल एनफील्ड में भी अब तो डिस्क ब्रेक आ रही है। एक डिस्क ब्रेक है, और एक आपकी जो हीरो स्प्लेंडर होती है ना, उसमें सादा ब्रेक है, वही मैकेनिकल ब्रेक है। तो डिस्क आप समझ जानते हैं, डिस्क ब्रेक थोड़ा सा हल्का सा ऐसे लीवर को हमें प्रेस करना पड़ता है और गाड़ी वहीं की वहीं जैम हो जाती है, स्टॉप, है ना। और जो स्प्लेंडर है, ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब ब्रेक उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितना मैकेनिकल ब्रेक, उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितना डिस्क ब्रेक होती है। मतलब डिस्क ब्रेक काम भी अच्छा करती है और आसानी से करती है। सिमिलरली हाइड्रोलिक ब्रेक काम भी अच्छा करती है और आसानी से करती है। तो बच्चों, ये समझिए आप कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ना, ये कूलॉम्स लॉ फिजिक्स की अगर मैकेनिकल ब्रेक है, कौन सी ब्रेक है? मैकेनिकल ब्रेक है। अगर कूलॉम्स लॉ मैकेनिकल ब्रेक है तो यूं समझिए गॉस लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक है। गॉस लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक है ना। ब्रेक ब्रेक, ये भी ब्रेक है, वो भी ब्रेक, मतलब काम दोनों का ही एक है। इसका भी काम रोकना है, उसका भी काम रोकना है। जैसे इसका भी काम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, उसका भी काम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं और काम भी अच्छा नहीं है, समझना। और इसके लिए हमें हाइड्रोलिक के लिए एफर्ट्स भी कम लगाना पड़ रहा है और काम भी अच्छा है।
तो ठीक वैसे ही कूलम्स लॉ आपका क्या है, अब बात को समझना मेरी को कि अब बच्चों रिमाइंड कीजिए जो हमने लास्ट वीडियोस कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए जो हमने डेरिवेशंस किए थे, आपको याद होगा आपने लास्ट वीडियोस अगर देखी होंगी तो लाइन चार्ज के हमने बड़े लेंदी लेंदी डेरिवेशंस किए थे। हमने डिस्क के लिए एक अच्छा खासा लेंदी डेरिवेशन किया था, हमने रिंग के लिए एक डेरिवेशन किया था, है ना, और स्फेरिकल बॉडीज के लिए भी काफी लेंदी डेरिवेशन बैठता है अगर हम कूलम्स लॉ से करते हैं तो, है ना। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि अगर हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक, तो हमको काफी लेंदी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही थी, और उस कैलकुलेशन में आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो, कि बीच में इंटीग्रेशन आ जाता है ना, क्योंकि कूलम्स लॉ आपको पता है कि कूलम्स लॉ बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो बॉडीज के केस में हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब हम एक लाइन चार्ज के लिए या डिस्क के लिए या स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करते थे तो वहां पर हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती थी। और बच्चों वो इंटीग्रेशन कई बार आपके अभी तक जो जैसे आपके लेवल पर तो है, आपके लेवल पर जैसे जो बच्चे शुरुआत है जिन बच्चों की 12th की, तो उन्होंने तो अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, तो उन्हें तो वो इंटीग्रेशन भी ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं ये कौन सा सर कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, मान लीजिए आप लोगों ने आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन, तो वो भी समझ रहे होंगे कि हाँ इंटीग्रेशन में अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। और बच्चों कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब आप कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो इंटीग्रेशन कई बार इस तरह का आ सकता है कि इवन हम उसको बिना कंप्यूटर की हेल्प के सॉल्व नहीं कर सकते। सच मानिए। तो अब सपोज कीजिए कि हम किसी बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, और ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वो जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो इंटीग्रेशन इस तरह से आ गया कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, या सपोज सॉल्व कर भी पा रहे हैं तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, काफी मेहनत मांग रहा है, काफी यूज ऑफ माइंड मांग रहा है ना। तो कई सारी चीजें हो गई, इस तरह का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो कहने का मतलब काम तो करेगा, चाहे वो कंप्यूटर से करवाया जाए फिर चाहे हम ही करें काफी मेहनत करके, ये काम तो करेगा, है ना, रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगर अनसॉल्व मान लीजिए इस तरह का है कि हम तो उसे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, कंप्यूटर से करेगा, तो अगर मान लो कंप्यूटर ना हो तो फिर तो वो हमारे लिए एक अनसॉल्व प्रॉब्लम ही हो गई कि वो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। क्लियर। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस दौर में जब गॉस ने अपना ये लॉ दिया था, तो गॉस के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि गॉस वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे गॉस को, फ्रेडरिक गॉस इनका पूरा नाम था, तो आप पाएंगे कि गॉस को मैथमेटिक्स की दुनिया में प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आप सर्च करिएगा गूगल पर, आपको मिल जाएगा कि गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स है तो फिर किंग ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? तो किंग ऑफ मैथमेटिक्स नन अदर देन आइलर। बहुत से लोग आइलर बोलते हैं, बहुत से लोग उन्हें यूलर बोलते हैं, EULER, लियाना, आई थिंक लियोनार्ड यूलर पूरा नाम था उनका, तो उनको किंग ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो गॉस वॉज ए टिपिकल मैथमेटिशियन, नॉट ए फिजिसिस्ट, और उन्होंने इस लॉ को दिया था। तो वजह क्या बनी थी उस लॉ को आने की, आप समझ गए होंगे कि कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेशंस बहुत टफ होती जा रही थी। तो उस दौर के जो फिजिसिस्ट थे वो गॉस साहब के पास पहुंचे और उन्होंने इस समस्या को उनके सामने रखा कि साहब
ये समस्या है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं और बीच में इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाता है कि कई बार तो वो बहुत टफ होता है, हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है, और कई बार वो ऐसा भी आ जाता है कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा इसका सॉल्यूशन दीजिए, कोई ऐसा अल्टरनेटिव दीजिए, इसका कोई ऐसा विकल्प दीजिए हमें कि काम भी हमारा हो जाए, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हो जाए और इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो बच्चों गॉस बोले कि ठीक है साहब, देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों यहां से अब आपको ये तो आपको पता समझ में आ गया होगा कि नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बच्चों गॉस ने उस दौर में जो कूलॉम अपना लॉ दिया था, गॉस लॉ, उसके पीछे एक ही मोटिव था, टू मेक द कैलकुलेशन इजी, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। बस उनका एक यही मोटिव था। तो अभी जो मुझसे उस बच्चे ने जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई डू वी नीड गॉस लॉ इफ कूलॉम्स लॉ इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर एनी अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, और वो नेसेसिटी क्या थी कि टू मेक द कैलकुलेशन, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। ये आवश्यकता हुई थी उस दौर में, और इस आवश्यकता की वजह से गॉस लॉ का जन्म हुआ था, ठीक है। अब बच्चों उस समय तो यही आवश्यकता थी, लेकिन जब फिजिक्स में गॉस लॉ आ गया, जब फिजिक्स में गॉस लॉ आ गया बच्चों, तो गॉस लॉ उस समय गॉस ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरा जो ये लॉ है ये एक माइलस्टोन साबित होगा। उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ दिया था कि लो भैया ये तुम्हारी कैलकुलेशन जो अब तक कूलॉम्स लॉ से टफ हो रही थी वो अब इजी हो जाएगी, ये लॉ अप्लाई करते रहना। तो उन्होंने तो जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इस लॉ से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बाद ये लॉ एक माइलस्टोन साबित होगा। तो बच्चों अभी अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो उस दौर के हिसाब से क्या थी, ये मतलब जरूरत थी, मतलब ये इस वजह से हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं बजाय कूलॉम्स लॉ के। लेकिन आज की डेट में बच्चों हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ की जगह पर गॉस लॉ को यूज करने के 3 कारण होते हैं, 3 रीजन होते हैं, ठीक है। और वो पहला रीजन आपको पता है, पहला रीजन तो यही है कि टू मेक द कैलकुलेशन इजी, ठीक है बच्चों। दूसरी जो वजह है बच्चों, दूसरी वजह ये है कि हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज वैलिड only for static charges, while Gauss law is applicable rapidly moving चार्जेस। दूसरी वजह ये बनी बच्चों कि कूलॉम्स लॉ आप जानते हैं वो केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए ही वैलिड है। जब चार्ज रेस्ट में है तभी आप उन्हें कूलॉम्स लॉ को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ स्टैटिक के लिए तो वैलिड है ही, उसके साथ साथ अगर चार्जेस रैपिडली मूव कर रहे हैं तो भी गॉस लॉ काम करता है। तो आप समझ गए हो कि मैंने आपको क्या बोला, ये मैकेनिकल ब्रेक है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है। समझ में आई बात। एंड वन मोर जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि डिजास्टर कहते ना माइलस्टोन कि मतलब उस समय गॉस ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जो लॉ देने जा रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर में एक माइलस्टोन साबित होगा। तो वो तीसरी वजह थी बच्चों कि अगर हमारे पास आज की डेट में गॉस लॉ है, इतना समझिए कि अगर आज की डेट में हमारे पास गॉस लॉ है तो भी हमारे पास
ये आपके मोबाइल, टीवी, रेडियो, मीन्स जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे इस पूरे वर्ल्ड का, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, गॉस लॉ है तो वो है, इतना समझ लीजिए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि गॉस लॉ का कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो बच्चों मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में आएगा ये, है ना। तो वहां पर आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी। तो आप ये सब जानते हैं कि ये पूरा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, ये सब किस पे काम कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी तभी हो सकती है जब गॉस लॉ होता। ये समझ लीजिए कि अगर गॉस ने गॉस लॉ नहीं दिया होता उस समय, और आज की डेट में हम गॉस लॉ को नहीं जान रहे होते कि कोई इस तरह का भी लॉ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि कूलॉम्स लॉ की जगह अगर हम गॉस लॉ को फंडामेंटल लॉ मानते हैं, तो आगे चल के, आगे चल के, अभी आगे चलने का मतलब चैप्टर में आगे चल के, आगे चल के मतलब वो नहीं कि आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, नहीं नहीं, इसी क्लास में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पहुंचेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे, तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि अगर गॉस लॉ है ना, तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर रिलेटेड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और वो रिलेशन हमको तभी पता चल सकता है जब गॉस लॉ नाम की कोई चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम गॉस लॉ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब बच्चों हम बात आएगी, ये तो मैंने आपको बताया गॉस लॉ के आने की वजह, कि गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ दोनों एक ही काम करते हैं। तो गॉस लॉ को क्यों लाया गया, गॉस लॉ फिजिक्स में क्यों आया, तो मैंने उसके पीछे की आपको वजह बताई कि गॉस लॉ इस वजह से फिजिक्स में आया था। ठीक है, अब बच्चों हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, और वहां पर हम अब ये करेंगे कि गॉस ने अपना ये लॉ दिया कैसे था। ठीक है, तो आगे की कॉन्सेप्ट पर आते हैं बच्चों। तो बच्चों गॉस, अब बात आती है कि गॉस ने अपना लॉ अब देना है, तो उन्होंने अपने लॉ को कैसे कैसे दिया। तो सबसे पहले बात यह आती है कि गॉस ने जो अपना लॉ दिया था, जो भी लॉ है अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो सबसे पहले उन्होंने दो क्वांटिटीज डिफाइन की अपने लॉ को बेस देने के लिए, है ना। तो जैसे सबसे पहली क्वांटिटी है, इंपोर्टेंट क्वांटिटी है आपकी गॉस लॉ के लिए, एरिया वेक्टर। एरिया, वही एरिया जो हम कहते हैं कि भाई सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कि स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वही एरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया और वेक्टर, यही बात है ना। तो बच्चों फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो दल बदलू होती हैं। दल बदलू से मतलब फिजिक्स में क्वांटिटीज के दो दल हैं भाई, या तो क्वांटिटी वेक्टर में होगी या फिर स्केलर में होगी। लेकिन दो क्वांटिटीज ऐसी हैं कि वो कभी तो स्केलर में पहुंच जाती हैं और कभी वेक्टर में पहुंच जाती हैं। जैसे एरिया, एरिया किसी सिचुएशन में तो स्केलर होता है और किसी सिचुएशन में वेक्टर होता है। सिमिलरली एंगल, एंगल आपने देखा होगा रोटेशनल मोशन में एंगल को वेक्टर कंसीडर किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कई सिचुएशंस में एंगल को हम स्केलर की तरह भी ट्रीट करते आए हैं। तो मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि
एरिया को या एंगल को किस सिचुएशन में स्केलर लेना है और किस सिचुएशन में वेक्टर लेना है। अच्छा क्वेश्चन था उसका। तो उसका जवाब है बच्चों के अगर एरिया और एंगल इन्फिनिटी स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, तो एरिया एंड एंगल आर कंसीडर्ड एज अ वेक्टर। और अगर लार्जर हैं, बड़े हैं, बड़ा एरिया है या बड़ा एंगल है, तो हम उसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये एक एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, और सर्किल मान लो सर्कुलर है, और ये बोर्ड पर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है। अब साहब एरिया का भाई कोई भी वेक्टर हो उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो ये एरिया वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो ये सर्किल है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो एन कैप है यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये जो एन कैप है ये एरिया वेक्टर की क्या है साहब, डायरेक्शन। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करना फिजिक्स में सबसे आसान होता है बच्चों, इतना समझ लो। ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना नहीं भूलेंगे कभी भी। देखिए बच्चों, ये एक आपका कीवर्ड है, ऐसे समझो ये आपका एक कीवर्ड है ना। अब देखो इसमें कितने एरिया हैं, मतलब कितने फेस हैं, एक एक इसके पीछे ये 2 3 4 5 और ये आपका 6 फेसेस हैं। बच्चों आप जिस एरिया को देख रहे हैं, आप जिस एरिया को देख रहे हैं, जैसे सपोज मैं इस एरिया को देख रहा हूं, ठीक है, मैं जिस एरिया को देख रहा हूं उस एरिया से मुझे अपनी आईज की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अपनी आईज की तरफ मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, समझो वही उस एरिया की डायरेक्शन है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो आप इसको देख रहे हैं, आप इस वाले फेस को देख रहे हैं, तो आप अपनी आईज की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, अपनी तरफ, अपनी आईज की तरफ, वही इस एरिया की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों। अब सपोज करो ये वाला फेस है, ये वाला, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नीचे से देखूंगा, तो जब ऐसे नीचे से देखूंगा तो अपनी आईज की तरफ ऐसे ही तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। तो इसका जो नीचे की तरफ आएगा नॉर्मल, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये डाउनवर्ड। क्लियर। अब मान लो ये वाला एरिया है, तो मैं इस एरिया को इधर से देखूंगा ऐसे, तो अपनी आईज की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये इस एरिया वेक्टर, इस एरिया की क्या हो गई, डायरेक्शन। तो सिंपली जैसे अभी मैं आपको एक रूम में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तो इस रूम की अगर मैं सीलिंग को देखूं, तो रूम की जो सीलिंग है वो अपने आप में एक एरिया है, और मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, तो अपनी आंखों की तरफ नीचे की तरफ ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो वो जो नीचे की तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वही उस एरिया की क्या है, डायरेक्शन। अभी मैं फर्श पर खड़ा हूं, है ना, नीचे फ्लोर पर खड़ा हूं, तो मैं फ्लोर को ऐसे देख रहा हूं, तो फ्लोर से अपनी आंखों की तरफ मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, वही उस फ्लोर के एरिया की क्या है, डायरेक्शन। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपको एरिया की डायरेक्शन में तो आज के बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी एरिया। ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी एरिया, या सिंपल भाषा में जो मैंने आपको बताया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टूवर्ड्स, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टूवर्ड्स आवर आईज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्लियर। तो बच्चों एरिया डिफाइन हो गया हमारा, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर पॉइंट पर आपको एरिया की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक चीज तो ये डिफाइन कर दी गॉस ने, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी है इस गॉस लॉ टॉपिक के लिए, जिस यूं समझे मैं कह सकता हूं कि वो लीड हीरो कह सकता हूं, अगर गॉस लॉ चैप्टर को मैं पूरी एक मूवी मानूं, एक फिल्म मानूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझिए उसका एक लीड हीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चैप्टर का क्या है, एक लीड हीरो है, लीड टॉपिक है। क्लियर।
तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बड़ा ही जरूरी है और उसकी फील आना बहुत जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी है ये क्या है, कैसे है, क्या बताना चाहती है, वो सारी फीलिंग हमको आनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर of the number of field lines crossing a surface। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको नापता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका मेजरमेंट देता है कि किसी एरिया से, ये एक एरिया है, ठीक है, किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कहने का मतलब अगर हम कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही हैं। अगर हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम पास हो रहा है तो हम समझेंगे कि उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का सेंस देता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं देता है। ये बात आप समझिएगा, ये हमको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं देता है कि इतने, ये फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं देता है ना। अभी आप इसको यहीं पर पॉज कर दीजिए, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं जब और क्लियर करूंगा। तो बच्चों एक चीज समझते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उस फील्ड में फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि क्लोजर दी लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, है ना। इसका मतलब लाइन दूर दूर होंगी तो मतलब वहां पर फील्ड कम है। तो अब जैसे ये लाइन दूर दूर है तो यहाँ पर फील्ड कम है। अब मैं इसी रीजन में और लाइंस बढ़ा दूं इस तरह से तो लाइन पास पास हो गई, लाइन पास पास हो गई और फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ गए। तो हम कैसे क्या प्रॉपर्टी थी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी किसी भी फील्ड में, भाई हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करते थे हम फील्ड लाइन से, तो उस फील्ड में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फील्ड के मैग्नीट्यूड के, फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अब बच्चों जैसे यहां पर देखिए, सपोज कीजिए ये एक एरिया है और इस एरिया से 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही हैं और ये ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मान लिया है कि वो ई है। अब बच्चों मैं इसमें एक सपोज करो इस एरिया के अंदर एक यूनिट एरिया लेता हूं, एरिया के अंदर एक यूनिट एरिया, ये मेरा यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी यूनिट लिया मैंने, और मैंने इस फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो जब मैं इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को मान लो मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स हो जाएंगी एज पर कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये मैंने साहब ये फील्ड लाइंस मैंने बढ़ा दी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ई फील्ड था तो इस यूनिट एरिया से केवल एक लाइन पास हो रही थी, है ना। ये वाली लाइन मैंने बाद में बढ़ाई है ना, केवल यही वाली लाइन तो पास हो रही थी, और जब मैंने फील्ड को 2 टाइम्स कर दिया तो इसी यूनिट एरिया से अब 2 लाइंस पास हो रही हैं, और आप समझ रहे होंगे, है ना। कहने का मतलब टोटल ए एरिया था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, टोटल ए एरिया से सपोज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी कितनी, एन, ये टोटल एरिया से, है ना। तो यूनिट एरिया से कितनी लाइन पास होंगी बच्चों, एन अपॉन ए, और यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रही हैं किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। क्लियर, एन अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, कहने का मतलब यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। क्लियर, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, या यूं भी कह सकते हैं कि ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कुछ भी कर लो,
है ना। तो कहने का मतलब ई का और ए का जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस ये ई ए, ये ई का और ए का प्रोडक्ट जितना ज्यादा निकल के आएगा हम कहेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा है। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब यहां पर तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये जो E का और A का जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का जो प्रोडक्ट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दिस इज फाई E इज इक्वल टू E इंटू ए। क्लियर। तो बच्चों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहां पर आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूं, और वो मिसकंसेप्शन क्या है वो अच्छी तरह से समझिएगा। मिसकंसेप्शन ये है कि जनरली बच्चों आप क्या समझते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं होता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता तो नंबर की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है भाई? 10। कितने नंबर है भाई? 100। कितने नंबर है भाई? 150। के कितने नंबर है भाई? 172। और कुछ भी तो आप पीछे यूनिट थोड़ी बोलते हो। नंबर तो एक नंबर है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम क्या बोल रहे हैं? एक यूनिट बोल रहे हैं। तो अब इसी को मतलब समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है और वो हमको मेजरमेंट देगी कि इसका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का अंदाजा देगी कि फील्ड लाइंस कम है या ज्यादा है। जैसे इनर्शिया और मास होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि भाई किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया कम है। समझ रहे हैं आप? ठीक वैसे अगर किसी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा है, ई का और ए का प्रोडक्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस एरिया से इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रहे हैं। अगर किसी एरिया से हम कह रहे हैं कि ई का और ए का प्रोडक्ट कम आ रहा है, मतलब फ्लक्स कम है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम निकल रहे हैं। क्लियर। अब बच्चों एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कंफ्यूजन क्यों हुआ था वो क्वेश्चन, उसमें आपको ये बता दूं, एक कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन ही इस वजह से क्रिएट हुआ था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एग्जैक्टली नंबर ऑफ फील्ड लाइन समझ बैठते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या था कंफ्यूजन कि वो जैसे कोई ये समझ रहा है कि भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो इंटीजर ही होगा भाई। किसी भी एरिया से हम ये थोड़ी कहेंगे कि 1.5 लाइन निकल रही है या 2.5 लाइन निकल रही है, या तो 1 लाइन या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 या 5 6, मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑलवेज इंटीजर में ही आएंगी। बिल्कुल सही बात है ना। जबकि आपने देखा होगा या देखोगे, जिन्होंने कर रखा है वो उन्होंने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो आगे देखेंगे। तो ये जो फ्लक्स नाम की जो क्वांटिटी है ये फ्रैक्शनल इंटीजर कुछ भी आ सकती है, इसके साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि साहब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंटीजर में ही आएगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फ्रैक्शनल में ही आएगी, ऐसा कोई कुछ भी आ सकती है। तो क्वेश्चन ये था कि वो जैसे आप ये समझ बैठे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटीजर होता है पक्का। तो फिर कंफ्यूजन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका मतलब कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रैक्शनल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं आ रहा समझ में, मैं भी समझ रहा हूं कि नहीं आ रहा होगा समझ में।
चलिए, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे सपोज कीजिए आपके पास शुगर है, चीनी, और आप शुगर कितनी भी ले सकते हो, मतलब आप शुगर 1 kg भी ले सकते हो, आप शुगर 700 ग्राम भी ले सकते हो, 500 ग्राम भी ले सकते हो, 250 ग्राम भी ले सकते हो, 300 ग्राम भी ले सकते हो, 125 ग्राम भी ले सकते हो, 50 ग्राम भी ले सकते हो, 25 ग्राम भी ले सकते हो। समझना मेरी बात? कहने का मतलब चीनी का अमाउंट कितना भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। 3.25 किलो चीनी भी हो सकती है, 2.5 किलो चीनी भी हो सकती है ना, 3 किलो भी हो सकती है। कहने का मतलब चीनी का जो अमाउंट है वो फ्रैक्शनल में भी हो सकता है और आपका इंटीजर में भी हो सकता है। लेकिन अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो चीनी के दाने होते हैं, जो चीनी के ग्रेन्स हैं, है ना, तो चीनी के जो ग्रेन्स हैं, सपोज कीजिए 250 ग्राम चीनी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें आप जब ग्रेन्स गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो भी एक नंबर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा चीनी के ग्रेन्स का। समझ रहे हैं आप? ठीक वैसे ही जैसे 1 kg चीनी है, उसमें भी अगर आप नंबर काउंट करेंगे ग्रेन्स के, तो वो इंटीजर ही आएगा कि भाई इसमें 1000 2000 लाख 10 लाख जो भी है, कि इतने ग्रेन्स हैं, इतने दाने हैं चीनी के। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? वन मोर एग्जाम्पल, कि जैसे सपोज कीजिए एक गन्ने का खेत है, ईख का खेत है, तो उसमें गन्ने हैं, है ना, गन्ने लगे हुए हैं। ऐसे मानो जैसे ये गन्ने हैं 1 2 3 4 5। तो अब किसी भी खेत में भाई गन्ने का पूरा एक पेड़ ही तो होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अब सपोज, अब चाहे आप 1 बीघे खेत लीजिए, चाहे 2 बीघे खेत लीजिए, चाहे 5.5 बीघे खेत लीजिए, चाहे 1.5 बीघे खेत लीजिए, चाहे 1.25 बीघा खेत लीजिए, चाहे 2.5 बीघा खेत लीजिए, कितना भी लीजिए, आप कितना भी अमाउंट ऑफ फील्ड लें, कितना भी अमाउंट ऑफ फील्ड लें, और जब आप उस फील्ड में नंबर ऑफ शुगर केन्स, नंबर ऑफ गन्नास जब आप उसमें काउंट करेंगे, तो वो एक इंटीजर ही आएगा। आया ना? ठीक वैसे ही ऐसे मानिए कि वो चीनी, जो चीनी का अमाउंट है 1 kg 2 kg, वो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है। और जो चीनी के दाने हैं वो क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फ्री लाइन्स, वो ऑलवेज क्या होगा आपका, एक इंटीजर ही होगा। तो कहने का मतलब ये मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रैक्शनल इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर ऑफ फ्री लाइन्स है तो ये ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, नहीं। फ्लक्स नंबर ऑफ फ्री लाइन्स नहीं है, फ्लक्स। अब जैसे ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ फ्री लाइन्स नहीं है, जैसे चीनी है। अब बच्चों जैसे 50 ग्राम चीनी है तो जाहिर सी बात है दाने कम होंगे, 100 ग्राम चीनी है तो उसमें चीनी के दाने ज्यादा होंगे, 250 ग्राम चीनी है तो और ज्यादा होंगे। तो ठीक वैसे ही अगर फ्लक्स 5 है विद यूनिट 5 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फ्री लाइन्स मान लो जो भी है, एक मान लिया मैंने 5 ही है नंबर ऑफ फ्री लाइन्स, सपोज एक एग्जांपल। अगर वही फ्लक्स आपका 10 हो गया तो नंबर ऑफ फ्री लाइन्स भी 2 टाइम्स हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मतलब फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री लाइन्स भी बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि आप फ्लक्स समझ चुके होंगे कि फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। क्लियर? तो बच्चों अब साहब, तो फ्लक्स के लिए ये जो फॉर्मूला आया मेरा निकल के कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये तब है जब एरिया वेक्टर, ये एरिया इस तरह से रखा हुआ है बच्चों, ये एरिया बोर्ड पर इस तरह से रखा हुआ है, तो जब मैं इसको ऐसे ऊपर से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही तो आएगा। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों पैरेलल हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैरेलल हैं तो मेरा ये फॉर्मूला है ई ए। ठीक है बच्चों? और अब मैंने यही एरिया सपोज जैसे आपका ये एरिया तो ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने इस एरिया को ऐसे टिल्ट कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल से, जैसे ये मार्कर है आपका, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चों ये इसका एरिया वेक्टर है, मार्कर ऐसे समझो। और जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो उसके साथ साथ ये मार्कर भी तो घूमेगा, एरिया वेक्टर फिक्स है उसके साथ। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो अब जो जैसे मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था, अब इसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो उसके साथ एरिया वेक्टर भी ऐसे
टिल्ट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जैसे अभी प्लस वाई एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी प्लस वाई एक्सिस में है। तो पहले एरिया वेक्टर ऐसे था जब ये ऐसे रखा हुआ था, अब एरिया वेक्टर ऐसे चला गया तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर? और बच्चों जब हम फील्ड लाइंस जो कैलकुलेशन की बात आ रही है तो हम उन्हीं फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कौन सा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एरिया, आया ना? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एरिया कहने का मतलब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को कैलकुलेट करते हैं, हम काउंट करते हैं जो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका ई कॉस थीटा, और इसके ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ई कॉस थीटा है जो एरिया के पैरेलल है, भाई जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एरिया के पैरेलल होगा, इतना समझ लीजिए। तो ई कॉस थीटा जो है वो ए के पैरेलल है और ई साइन थीटा ए के परपेंडिकुलर है। तो हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे? जो एरिया के पैरेलल है, या यूं कहिए जो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बाय डेफिनेशन यहां पर फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा। ई कौन सा लेंगे? ये ई कौन सा होगा? ई कॉस थीटा और इनटू एरिया। तो बच्चों ये फॉर्मूला बना आपका ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर? तो कहने वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ये जो ई ए कॉस थीटा में जो आपका एंगल है, ये किस किस के बीच एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की चीज क्या है। क्लियर? तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा ये आपने पढ़ा होगा, और ये इक्वल होता है ए डॉट बी के, है ना? तो ई ए कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और बच्चों आपको 11th में जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। वन मोर थिंग बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं आपके ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, ये आपके तभी यूजफुल हैं बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा गिवन हो? यूनिफॉर्म अगर गिवन है क्वेश्चन में, तब ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मींस ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गिवन है जो x पर, y पर, z पर या r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है? मैंने आपको ये जो बात है आपको कई बार बताई है
कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो वो यूनिफॉर्म है। तो ये बात हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर एरिया हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल सा एक आपको जुगाड़ देता हूं कि सपोज ये एक एरिया है और ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप समझ रहे होंगे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे लाइंस क्लोज है, कहीं पे लाइंस दूर दूर हैं। ठीक है, अब सपोज करो बच्चों ये पूरा जो एरिया है ये ए है, और हमसे कहा जाए कि भाई इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बताइए। तो अब आप देखिएगा भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, तो ए हमको पता है कि हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा भी 0 है, क्योंकि अगर इस एरिया को मैं इधर से देखूं तो हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही है, तो ई में और ए में जो थीटा है वो आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया भी पता है मेरे को, थीटा भी पता है। लेकिन बच्चों अब जब ई की बात आएगी तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ई है अलग अलग पॉइंट पर, भाई यहाँ पर सपोज करो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E2 है, यहाँ E3 है, यहाँ E4 है। तो बात ये आती है बच्चों कि E1, E2, E3, E4 और भी वैल्यूज हैं मान लो, तो उन वैल्यूज में से ई की कौन सी वैल्यू रखी जाए, समझ गए ना। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एरिया रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको हम बोलते हैं DA। ठीक है, मींस यूं कहिए कि उस एरिया को, जो बड़ा एरिया हमें गिवन है, उस एरिया को हम छोटे छोटे इन्फिनिटी स्मॉल एरियाज में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छी बात यह है बच्चों कि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर्स का हम जानते हैं कि उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। कहने का मतलब इस एरिया से फ्लक्स पास कितना हो रहा है ये पता किया, इस एरिया से कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, इससे और भी जितने हम ले सकते हैं उन सब से हमने इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो सपोज इससे फ्लक्स पास हो रहा है साहब E1 डॉट DA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D फाई E1। ठीक है, दूसरे वाले एरिया से D फाई E2 हो जाएगा साहब E2 डॉट DA। ठीक है, एंड सो ऑन डॉट 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 D फाई EN हो जाएगा EN और डॉट DA। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा किसी भी पूरे एरिया से वो क्या हो जाएगा बच्चों, फाई E इज इक्वल टू सिग्मा D फाई E, मतलब जितने भी D फाई E1, D फाई E2, जितने भी हमने D फाई E निकाले थे उन सब का हम सिंपली क्या कर देंगे, सम कर देंगे बच्चों। तो सम इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन D फाई E सो इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे E डॉट DA। तो बच्चों कंक्लूजन ये निकला कि ये फॉर्मूला जो है आपका इंटीग्रेशन वाला फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है हमारे पास अब दो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, सिंपली एक E ए कॉस थीटा या कहिए E डॉट A, और एक है हमारे पास इंटीग्रेशन E डॉट DA। क्लियर, तो वो फॉर्मूला हमारा कब यूज होगा, जब फ्लक्स यूनिफॉर्म है, और ये फॉर्मूला हमारा कब यूज होगा, जब वो फॉर्मूला कब यूज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो अब जो बात आती है बच्चों वो ये आती है कि ये तो थे ओपन एरिया, अब सपोज करो एक क्लोज्ड एरिया है ये,
ठीक है, जैसे स्फीयर, क्यूब, ठीक है, और सिलेंडर जो दोनों, जिसके दोनों एंड्स बंद हो, इस तरह का एक क्लोज एरिया है। तो क्लोज एरिया आपका सपोज कीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में आपका इस तरह से एक सर्किल बनता है। ठीक है, अभी बताता हूं ये सर्किल क्या है, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये सर्किल आपका ये बताता है कि जो फ्लक्स की कैलकुलेशन हो रही है वो एक क्लोज सरफेस से हो रही है। इंटीग्रेशन में अगर सर्किल लगा हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो फ्लक्स की कैलकुलेशन हो रही है वो एक क्लोज्ड सरफेस से हो रही है, एंड नथिंग। क्लियर? तो ये आपका फ्लक्स की कहानी हो गई। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का क्या रिलेशन है। Flux is not exactly number of field lines. Flux is the measure of number of field lines. Are you getting or not? ठीक है, flux may be integer, fractional, anything else, but number of field lines integer ही होती हैं। और वो integer और fraction का क्या रिलेशन है वो मैंने आपको एग्जांपल्स देके समझाया था। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के इस मटेरियल पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं चलते चलते। तो बच्चों, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है और ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, तो इस जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्या क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने अब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे हम दो केस के लिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में भी दो सिचुएशंस होंगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ओपन सरफेस रखा हुआ है जैसे रिंग या डिस्क, ठीक है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज्ड सरफेस रखा हुआ है जैसे क्यूब रखा हुआ हो या एक सिलेंडर रखा हुआ हो, दोनों तरफ से जो बंद है सिलेंडर वो रखा है। ठीक है, सिमिलरली जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ओपन सरफेस रखा हुआ है, तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्लोज सरफेस रखा हो तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये काम हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और फिजिक्स का आनंद लेते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।